देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ध्यान से नहीं समझा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये ऐसी ग्रंथियां होती है जो किसका स्राव करती है, जो जूस का स्राव करती है। किसका? जूस का। और जूस में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसी ग्रंथियां है जो भैया जूस का और एंजाइम का स्राव करती है। सही बात है, कोई प्रॉब्लम? अरे भाई ये ऐसी ग्रंथि है जो जूस का और एंजाइम का स्राव करती है। ध्यान से समझना, एंडोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि ये ऐसी ग्रंथि है जो अपना स्राव है, यानी कि ये जो सिक्रेशन करती है, ये जो स्राव करती है, वो बहि का मतलब होता है बाहर, यानी कि ये बाहर स्राव करती है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, नाम से स्पष्ट, ग्रंथि स्रावी यानी कि सिक्रेशन यानी कि स्राव, बहि का मतलब होता है बाहर, यानी कि ये जो अपना स्राव करती है ये ग्रंथियां, ये बाहर स्राव करती है। कहां करती है? बाहर। अब कैसे करती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये किसका स्राव करती है? जूस का और एंजाइम का। ध्यान से समझना, अभी पॉइंट आएगा। जैसे कि भैया लीवर है, अब इन जूस और एंजाइमों के बारे में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा के आया था। तो मैंने वहां पर बताया था कि लीवर जो होती है, वो लीवर एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर किसका निर्माण करता है? ये करता है भैया बाइल जूस का। ठीक है, किसका करता है? बाइल जूस का। अब बाइल जूस आप सभी को पता है इसे डक्ट की सहायता से कहां पहुंचता है? इसे डक्ट की सहायता से पहुंचता है भैया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, तो ये लीवर है भैया, इस लीवर ने इस बाइल जूस का स्राव किया। बाइल जूस को हिंदी में कहा जाता है पित्रस। इस पित्रस का स्राव करती है। जब ये अधिक मात्रा में स्राव कर देता है लीवर बाइल जूस का, तो भैया यहां पर कुछ इस तरीके से एक संरचना और होती है जिसे कहा जाता है गोल ब्लेडर, यानी कि पित्त की थैली। तो इस पित्त की थैली में ये जो अधिक मात्रा में स्राव हुआ जो बाइल जूस है, वो जाकर के स्टोर होता है कि नहीं है? लेकिन ये बाइल जूस काम कहां जाकर करता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर काम करता है, जहां पर भोजन पड़ा हुआ है। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ये अपना जो स्राव है वो बाहर करती है। तो देखो ये लीवर है, ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। अभी मैं जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि हैं उन सभी का नाम लिखवा दूंगा, जिसने अपना स्राव, ये किस चीज का स्राव करती है? बाइल जूस का, पित्रस का स्राव करती है। इसने अपना स्राव जो है वो बाहर किया है। अब ये बाहर ये जो स्राव किया है बाइल जूस से, ये किसकी सहायता से गया है? ये भैया इसे डक्ट की सहायता से गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है, ये जो अपना स्राव करती है जूस का और एंजाइम का। अरे भैया ये बाइल जूस एक प्रकार का जूस ही तो है, तो इसने जो जूस और एंजाइम का जो स्राव किया है वो डक्ट की सहायता से किया है। इस वजह से इन्हें डक्ट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि अपना स्राव जो है वो ऐसी डक्ट नली की सहायता से करती है भैया अपना स्राव। तो नलिका युक्त ग्रंथि भी इसे हम कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? नलिका युक्त ग्रंथि भी हम इसे कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? नलिका युक्त ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो अपना स्राव जो है वो बाहर करती है। और ये किस किस का स्राव करती है? जूस का और एंजाइम का स्राव करती है। तो जूस तो मैंने आपको बता दिया, एक उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया कि भैया लीवर यह है, इसने बाइल जूस का स्राव किया और डक्ट की सहायता से ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसका स्राव गया, यानी कि बाइल जूस गया। तो डक्ट की सहायता से गया है, इस वजह से इन बहिस्रावी ग्रंथियों को डक्ट ग्लैंड कहते हैं। जितने भी बहिस्रावी ग्रंथियां है वो सभी ग्रंथियां अपना जो स्राव देती है वो डक्ट की सहायता से देती है भैया। ठीक है, इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? डक्ट ग्लैंड कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है।
तो कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है या फिर निम्नलिखित में से कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है। अभी आपको आगे समझ में आएगा ये सारी कहानी कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहले तो मुझे बताओ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। दूसरी चीज देखो भैया, आपकी आंखें जो होती है ना, इस आंखों में लेक्राइमल ग्लैंड होती है। ये तो पहला उदाहरण है आपको समझाने के लिए। दूसरी चीज देखो, दूसरा है लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है ये भी एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, और बहिस्रावी ग्रंथियों में से भी सबसे छोटी ग्रंथि है। और ये किसका निर्माण करती है? ये टीयर का आंसू का निर्माण करती है। किसका? आंसू का। और आप सभी को पता है जो आंसू होता है ये आपके शरीर से बाहर निकलता है, ये आपके शरीर से बाहर निकलता है। एक होती है स्वीटिंग ग्लैंड। एक कौन सी ग्रंथि होती है यहां पे बता देता हूं, तीसरा। एक होती है स्वीटिंग ग्लैंड। इस स्वीटिंग ग्लैंड को क्या कहा जाता है? पसीना ग्रंथि कहा जाता है। तो ये स्वीट का यानी कि पसीना का स्राव करती है, और जो पसीना होता है ये भी आपके शरीर से बाहर जाता है। तो इन चीजों से आपको क्या समझ में आया कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है ये अपना जो स्राव है, ये अपना जो सिक्रेशन है, वो या तो आपके शरीर से बाहर डाल देगी या फिर किसी अन्य अंग के पास नली की सहायता से डाल देगी। तो ये दो चीजें आपको पता होना जरूरी है इस बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में, इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अगर ये दो चीजें आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब भी कहता हूं ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर इनका मतलब आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे आप डायरेक्ट वैसे तो याद कर सकते हो कि बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का स्राव करे। अरे ठीक है भैया, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको पढ़ाया था कि ऐसी ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम का स्राव करती है। उस चीज को आप मानते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है, वो चीज तो आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? जो भी चीज पढ़ते हो ध्यान से पढ़ना, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन चीजों को सीखना ही सीखना है। मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं, जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी 2-3 क्लास ऐसी होती है कि आपको सारा का सारा ही चैप्टर का मतलब समझ में आ जाता है। चैप्टर में यूज होने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें मैं चैप्टर से पहले करवा देता हूं ताकि स्टूडेंट को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़िए, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए यार, मना कौन कर रहा है। लेकिन समझना जरूरी है। जैसे मैं समझाता हूं वैसे समझोगे, कभी भी किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी यूट्यूब खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी गूगल पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समझना आपको उस हिसाब से है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 4 से 5 साल दिए इस बायोलॉजी में भैया, तो मुझे एक्सपीरियंस है, ना कि आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, दोबारा से देखो भैया, एक्चुअली में होती क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। अब ये भूल जाइए कि ये जूस का और एंजाइम का स्राव करती है, अब इसको भूल जाइए आप। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब ग्लैंड्स, ग्रंथि। स्रावी का मतलब स्राव, सिक्रेशन। जो किसी चीज का सिक्रेशन करते हैं ना, किसी चीज का हम स्राव करते हैं, वो वाला सिक्रेशन। बही का मतलब होता है बाहर, यानी कि ऐसी ग्रंथि है जो अपना सिक्रेशन है वो बाहर करती है भैया। अब बाहर कहां करेगी? या तो शरीर के किसी अन्य अंग के पास डाल देगी भैया अपने सिक्रेशन को, या फिर शरीर से बाहर डाल देगी। दो ही तरीके से हो सकता है सिक्रेशन तो बाहर, या तो शरीर में किसी अन्य अंग के पास या फिर हमारे शरीर से बाहर। वही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो लीवर है वो बाइल जूस का स्राव करता है। लीवर जो है वो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो भैया बाइल जूस का सिक्रेशन करती है, और इस बाइल जूस को डक्ट की सहायता से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के बाइल जूस लिपिड या फिर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पाइसीकरण कहते हैं। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो ये डक्ट की सहायता से जाती है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि है
उन सभी ग्रंथि से निकलने वाला जो सिक्रेशन है, जो स्राव है, वो इन ऐसे छोटी छोटी डक्ट की सहायता से या तो शरीर से बाहर चली जाएगी या फिर भैया किसी अन्य अंग के पास अपना सिक्रेशन भेज देगी। तो इस वजह से इन बहिस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, डक्ट ग्लैंड या नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इनसे जो भी स्राव निकलता है वो डक्ट की सहायता से, छोटी छोटी नलियों की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है, या तो किसी अन्य अंग के पास या फिर शरीर से बाहर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इन बहिस्रावी ग्रंथियों को डक्ट ग्लैंड या नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। अब ये कितना काम आएगा, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे, जब आपको पता लगेगा। तो ये चीज समझ में आ गई। मैंने कहा था कि बाइल जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाकर के लिपिड और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये अधिक मात्रा में स्रावित हो गया लीवर से तो ये गोल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। स्पष्ट रूप से देख सकते हो, इस तरीके से डक्ट होती है, इन डक्ट की सहायता से ये बाइल जूस अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई। इसी वजह से हम इस एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपना सिक्रेशन डक्ट की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचाती है। ठीक है भैया, ओके। दूसरी चीज, ये तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर डाल दिया भैया अपने सिक्रेशन को, तो पहली पॉइंट तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है, लेक्राइमल ग्रंथि। यह आंसू बनाने वाली ग्रंथि है। आंसू आप सभी को पता है आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। दूसरी है स्वेटिंग ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि। जो पसीना ग्रंथि होती है, जो पसीना ग्रंथि पसीना का स्राव करती है, पसीना का निर्माण करती है, तो पसीना भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है ना, ये जूस को और एंजाइम को या तो हमारे शरीर के अंदर किसी एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाती है या फिर शरीर से बाहर डाल देती है। जैसे कि बाइल जूस है, बेस्ट एग्जांपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है और लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो आंसू है वो हमारे शरीर से, हमारी आंखों से बाहर आते हैं। पसीना जो है वो हमारी स्किन से बाहर आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो अपना सिक्रेशन है, अपना स्राव है, वो बाहर त्यागती है भैया। और बाहर किसकी सहायता से, डक्ट की सहायता से। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम डक्ट ग्लैंड कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। और ये किस किस का स्राव करती है, तो मैंने कहा ना कि सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन, किसका स्राव करती है, तो ये जूस का और एंजाइम का सिक्रेशन करती है भैया। तो ऐसी ग्रंथि जो जूस का, एंजाइम का सिक्रेशन करे और अपने से बाहर डाल दे, या तो शरीर में किसी अन्य अंग के पास या फिर शरीर से बाहर, किसकी सहायता से, डक्ट की सहायता से। ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझना। इसी पूरे पेज में यानी कि एक ही स्लाइड में आपको मैं सारी कहानी समझा दूंगा। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको, ओके। अब मैं मिटा देता हूं। अब ये भी देख लीजिए भैया कि कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। अरे भाई, नाम तो पता होना जरूरी है ना। तो भैया बहिस्रावी ग्रंथि वही है जो उनके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैंने आपको पाचन तंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ाया था बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में, कि बहिस्रावी ग्रंथियों को, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड को डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। पहले देखो भैया, इन बहिस्रावी ग्रंथियों में पहले देखो, पहली होती है भैया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। आया कुछ याद, आपके मुंह में थी, जिन्होंने सलाइवा का निर्माण किया था। और सलाइवा में दो एंजाइम थे, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम था, एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम था, जिसका दूसरा नाम था सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है भैया। तो याद रखना, ये हमारे माउथ में होती है। ठीक है, दूसरी देखो, एक होती है लेक्राइमल ग्लैंड। इसे टीयर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। आंसू बनाने वाली ग्रंथि हमारी आंख में होती है। और ये क्या बनाती है, ये आंसू बनाने का काम करती है। हमारी आंख में आंसू आते हैं ना, यहाँ पे होती है अंदर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ, ये होती है लेक्राइमल ग्लैंड। इसे टीयर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। ये आंसू बनाने का काम करती है, आपकी आंख में होती है। तीसरी देखो भैया, तीसरी होती है भैया मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी जो ग्लैंड है, ये दूध बनाने का काम करती है। ये होती है चेस्ट में, फीमेल्स में होती है भैया। ठीक है, ओके। नंबर 4 पर आती है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड।
जठर ग्रंथि जो जठर रस का स्राव करती है, और जठर रस में क्या क्या था, HCl था, म्यूकस था, और इसके अलावा 2 एंजाइम थे, एक था पेप्सिन और एक था रेनिन। ठीक है, पता लगा आपको? अब आया ना समझ में कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पहले क्यों पढ़ा था? इसी वजह से पढ़ा था ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जठर ग्रंथि कहाँ होती है? आपके स्टोमक में होती है भैया, आपके पेट में होती है। नंबर 5 लीवर, और नंबर 6 पेंक्रियाज। ये दोनों ही एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है उदर गुहा। उदर गुहा वाले हिस्से में होती है भैया लीवर और पेंक्रियाज। आपके पेट के आसपास वाले हिस्से में होती है भैया लीवर और पेंक्रियाज। जो लीवर होता है वो बाइल जूस का स्राव करता है, मैंने एग्जांपल की सहायता से भी आपको बताया था। इस बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता, ये भी चीजें मैंने आपको बताई थी। पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाए गए थे, एक तो पाया गया था एमाइलेज, इसके अलावा एमाइलेज के अलावा और कौन सा था, एक था लाइपेज और एक था ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम थे भैया, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। 7 नंबर पर आती है भैया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड आया कुछ याद? इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस निकल रहे थे। क्रिप्टोलेबर कहा गया था जिसे, एक तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, 3 एंजाइम निकले थे ना भैया। तो ये एक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और ये थी भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि आपकी छोटी आंत में थी भैया इंटेस्टाइन। ठीक है, 7 और कौन सी रह गई भैया? सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई। हाँ, एक 8 नंबर पर रह गई भैया आपकी स्वीटिंग ग्लैंड। पसीना ग्रंथि जो पसीना का स्राव करती है, यह होती है आपकी स्किन पर। बताओ, तो ये 8 होती है भैया बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से हम आदि ग्रंथियों के बारे में तो भैया किस चैप्टर में पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, हमने लीवर के बारे में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से, पेंक्रियाज के बारे में पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब इनके बारे में पढ़ना क्या है? स्यूटिंग ग्लैंड पसीना ग्रंथि होती है जो पसीना का स्राव करती है। पसीना आपकी अंडरआर्म्स में और हथेली में सबसे ज्यादा होती है भैया, ये पसीना ग्रंथियां, इस जगह पर पसीना सबसे ज्यादा आता है। लेक्राइमल ग्रंथि जो है, ये इसे टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है, अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है, जो आंसू बनाने का काम करती है। अब आंसू के बारे में क्या है पढ़ना। मेमरी ग्लैंड जो होती है, दूध बनाने का काम करती है भैया, ये फीमेल्स में होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, इनके अलावा जो मुख्य मुख्य जो ग्रंथियां उनके बारे में तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो हमेशा कहते हैं कि भैया ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इनके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं। तो वास्तव में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था भैया इन ग्रंथियों के बारे में। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि पाचक ग्रंथियां भी कहा जाता है, जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करती है। तो उनके बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था भैया। ठीक है, तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की कहानी तो आपको समझ में आ गई कि ये कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है। पहली बात तो अपना जो स्राव, अपना जो सिक्रेशन निकालती है, वो डक्ट की सहायता से, नली की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट के पास जाती है, या तो शरीर में एक अंग से किसी अन्य अंग के पास, या फिर डायरेक्ट शरीर से बाहर। और ये जूस का और एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जूस का और एंजाइम का स्राव करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम को नली की सहायता से तो शरीर से बाहर निकाल देगी, या फिर शरीर में एक अंग से किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देगी। कह सकता हूं। बस ये मत बोलना कि ये डक्ट ग्लैंड है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, याद कर लेना भैया इन 8 ग्रंथियों को। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें से कौन सी एक डक्टलेस ग्लैंड है या फिर डक्ट ग्लैंड है, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथि है या फिर नलिका विहीन ग्रंथि है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।